Good morning, students. Today we are going to start new topic, that is narration. Narration is also called direct or indirect speech. Now, first of all, we would like to explain what is the definition of direct speech. Now, pay attention. Direct speech क्या होता है? देखो, वक्ता की कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मीन्स ध्यान देना, जिसके अंदर जो भी उसने शब्दों का उपयोग किया है सेंटेंस के अंदर उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे या ज्यों का त्यों बोलेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या रहता है? रिटन फॉर्मेट में तो ये चलता है, लेकिन जब हम लोग इसको वर्बली किसी के एक्सप्लेन करते हैं किसी को, तो उसमें फिर क्या, हम अपनी लैंग्वेज में किसी की बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम किसी वक्ता की बात को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने शब्दों में बिना भाव बदले एक्सप्लेन किया जाता है या बताया जाता है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो आई थिंक कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिस वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है तो डायरेक्ट हो गया। वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में बिना भाव बदले प्रकट किया जाता है तो वो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, एक सेंटेंस हम जब देखते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है? हमेशा रहता है वक्ता की बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक वक्ता की डायरेक्ट सेंटेंस जो रहता है, इसकी कौन कौन से पार्ट्स रह गए हैं तो देखिए आप इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे राम सेड हरि इज ए सेंसिबल पर्सन। राम ने कहा कि हरि एक बहुत समझदार आदमी है। तो यहाँ देखिए यहाँ एक कॉमा लगा है और राम ने क्या कहा, उस राम की कही हुई बात जिसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जब कभी भी किसी भी शब्द किसी भी सेंटेंस को अपन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं तो हमेशा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाहर वाली चीज, कॉमा से पहले वाली जो चीज रहेगी इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा जो भी स्टेटमेंट रहा है तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच, है ना। और उसके अंदर की जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगी उसको हम लोग कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो तीन चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। जो कि बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चीजें रहती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा स्टेटमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और उसके अंदर की जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो अपने को टेंस का पता करवाती है उसको हम लोग कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके से आपके तीन भाग हुए, कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मैं इसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ? इसकी वजह है क्योंकि सारा खेल इसी का रहेगा, है ना। आगे एक चार्ट बनवाऊंगा, सारा खेल इसी का रहेगा। अपने को ये पता होना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से कैसे क्या चेंज होंगे, इसके बारे में सारा देखो। अब अपने को ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी इन चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए, कैसे देखो। डायरेक्ट स्पीच हमेशा ध्यान देना, पहचान उसकी कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहेगी। जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आएगी कॉमा लग जाएगा और पूरा स्टेटमेंट जो भी रहेगा उस व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रखेंगे। सेकंड देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त इन्हें हटा दिया जाता है। ध्यान देना, जब हम लोग डायरेक्ट को डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा? आपका कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या आएगा? जो भी कंजक्शन वगैरह वो सारी चीजें। थर्ड स्टेप आपका क्या है? देखो, यदि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिक फैक्ट या प्रोवर्ब से संबंधित हो तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान देना। अब इसमें एक और चीज है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। क्या है? हम लोग आगे अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो और क्लियर आएंगे, इस पे वापस आएंगे। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना। देखिए, जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखा था, ये जैसे ये सेकंड फॉर्म है तो इससे पता चल गया कि ये पास्ट का है। तो पास्ट का जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब रहता है तो उसमें बहुत से चेंजेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर से संबंधित है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ध्यान देना, जो भी प्रोनाउंस वगैरह वो जो भी चेंज होने वो होंगे, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो निश्चित तौर पर इसमें टेंस में परिवर्तन होंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यदि वो सेंटेंस जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो या प्रोवर्ब से संबंधित हो तो अपने को कोई लेना देना नहीं है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब।
इसको ध्यान देना, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट या प्रोवर्ब से संबंधित सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसी भी टेंस में हो कोई चेंज नहीं आता है रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अगला देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में स्टेप नंबर 3 में लिखे परिवर्तन होंगे। देखिए आगे मैं आपको स्टेप बताऊंगा, यदि स्टेप्स को अपन दिमाग में रखें तो बिल्कुल भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। तो स्टेप नंबर जो 3 रहेगा उसके अंदर मैं टेंस से रिलेटेड परिवर्तन बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट अलग रहेगा, सेकंड अलग, थर्ड के अंदर ये सारा टेंस रिलेटेड कौन कौन सी चेंज होंगी वो आ जाएगी। देखिए स्टेप वाइज हम लोग यदि किसी भी चीज़ को या डायरेक्ट स्पीच को स्टेप वाइज करते हैं तो मिस्टेक होने के बहुत कम चांस रहते हैं। पहला स्टेप के अंदर क्या है, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब। पैकेज के अंदर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए पहला रूल क्या रहता है, हम लोग जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम लोगों को क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कैसे होगा, इसको जानने के लिए पहले हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस टाइप कैसा है। अब देखिए सेंटेंस टाइप के अंदर आपने देखा होगा या तो एसेटिव सेंटेंस होगा जिसके अंदर एफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं, है ना। एसेटिव सेंटेंस में दो पार्ट वापस, एफर्मेटिव और नेगेटिव। यहाँ देखिए यदि आपका एसेटिव सेंटेंस है और एफर्मेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, है ना। वैसे वैसे नेगेटिव भी होगा तो ये रहेगा, लेकिन आगे कुछ चेंजेस आएंगे वो आगे अपन देखेंगे। यहाँ देखिए आप जैसे नोट के अंदर क्या चीज देखिए, यदि से, सेज या सेड के बाद टू न हो, ध्यान देना, यदि इनके बाद यदि टू न हो तो हम लोग इसमें चेंज नहीं करेंगे, से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड रहेगा। ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। यदि टू आ रहा है इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है ना। यहाँ देखिए आप पहला स्टेप अपने को ध्यान होना जरूरी है कि सेंटेंस टाइप कैसा है रिपोर्टेड स्पीच का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट कंजक्शन। जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है हम लोगों को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों को कंजक्शन भी लगाना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप इसके अंदर। तो देखिए पहले मैं इन दोनों स्टेप्स का एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। एग्जांपल देखिए जैसे कैसे, रानी said to me, I am going to market। अब देखिए ज्ञान आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखो पहला स्टेप क्या कह रहा है, मुझे इसमें चेंज लाना है। ध्यान देना, देखो सेड के बाद टू आ रहा है, इसका मतलब जब कभी अब सेंटेंस टाइप आपका कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच का एसेटिव है, मींस उसका एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव है तो एफर्मेटिव है, इस वजह से क्या करेंगे, देखो इसी का एफर्मेटिव पार्ट हो गया, मैं क्या करूँगा, शेड टू किसमें बदल दूंगा, टोल्ड। या ये मेरा बन गया रानी टोल्ड मी। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड का यूज एप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब देखिए आपका एसेटिव सेंटेंस है तो एसेटिव सेंटेंस में आपका कंजक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करूँगा। इस तरीके से आपका पहला और दूसरा स्टेप क्लियर हो गया, है ना। फिर तीसरा क्या है, चेंज इन प्रोनाउंस अप्लाई सन फॉर्मूला। इसके बाद जैसे ये स्टेप होते हैं ये टेबल खत्म होता है, उसके बाद मैं आपको सन फॉर्मूला बताऊंगा। तो सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहता है, यदि आपका सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, है ना। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यहाँ देखिए आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रानी लड़की का नाम होता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सी, है ना। क्लियर हुआ। सन फॉर्मूला कहता है सन एस फॉर सब्जेक्ट हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलूंगा।
अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। यहाँ फिर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ रानी फीमेल है, इस वजह से मैंने आई का क्या कन्वर्ट कर दिया सी। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप क्या आपका टेंस रिलेटेड चेंजेस, है ना। बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पर स्टेप कर दिया था पिछले उसमें, अब अपने को क्या करना है, फोर्थ स्टेप लेना है। फोर्थ स्टेप में क्या आपका टेंस रिलेटेड चेंजेस, तो टेंस रिलेटेड चेंजेस के अंदर भी आगे एक टेबल और लिखूंगा। इसके अंदर आपने देखा होगा प्रेजेंट सिंपल को हम लोग पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ आप देखिए मुझे टेंस का कैसे पता चलेगा, इज आर एम के साथ फॉर फॉर्म, कौन से टेंस में, इज आर एम के साथ फॉर फॉर्म हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो यहाँ आप देखिए जैसे सी है, तो सी का मेरा वापस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, सी वॉज गोइंग टू मार्केट, और इमीडिएट कॉमा वगैरह हटा देंगे, है ना। क्लियर हो गया आपका फोर्थ स्टेप का टेंस रिलेटेड चेंजेस। फिफ्थ एंड टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें टाइम भी जोड़ देता हूँ। बाय द वे यहाँ पर मैंने टुमारो जोड़ दिया, मैं कल मार्केट जा रही हूँ, तो क्या जाएगा, सी वॉज गोइंग टू मार्केट द नेक्स्ट डे। क्लियर हो गया। ये देखिए 5 स्टेप में बात है। 5 स्टेप कैसे, पहला स्टेप मेरा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब वाला, सेकंड स्टेप मेरा क्या हो गया कंजक्शन, थर्ड स्टेप मेरा क्या हो गया प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, फोर्थ स्टेप मेरा क्या हो गया टेंस रिलेटेड चेंज, और फिफ्थ स्टेप मेरा क्या हो गया टाइम रिलेटेड चेंज, है ना। इस तरीके से यदि अपन 5 स्टेप में ये बात करें, बहुत अच्छे से कोई भी स्टेप पीछे नहीं रहेगा, और सिस्टमैटिक अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपकी सॉल्व होती रहेगी, है ना। इस तरीके से हम लोग ये चेंज करेंगे। याद देखिए नोट, स्टेप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग टेबल। अगली दी हुई टेबल के अंदर ये दोनों स्टेप क्लियरली समझाए गए हैं। तो देखिए दोनों स्टेप से रिलेटेड ये टेबल है। इसमें अपने को ध्यान कर देना है सेंटेंस टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैंने बताया कि जो भी कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन के साथ साथ रिपोर्टिंग वर्ब जो भी चेंज होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके सेंटेंस टाइप के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपने देखा होगा यदि एक सेंटेंस इसमें एसर्टिव के पार्ट यदि अपन बात करें, एक तो हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकंड वन कौन सा हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों के दोनों पार्ट हैं। अब यहाँ पर यदि अपन रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज रहेगा, यदि से टू है तो टेल में, सीज टू तो टेल्स में, और सेड टू है तो टोल्ड में। ये मैंने अभी जस्ट पहले एक्सप्लेन किया था। और थोड़ा अपने को ध्यान देने वाली चीज़ है, से, सेज या सेड के बाद टू नहीं हो तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। टू है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो चेंज आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, ये बन जाएंगे टेल, टेल्स और टोल्ड। और कंजक्शन आपका क्या बन जाएगा टेल। उसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला यस नो टाइप का, मीन्स एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में हो, इसका तीसरा कोई जवाब नहीं होता है, इसको हम लोग यस नो टाइप वाले सेंटेंस बदलते हैं। दूसरा आपका क्या है डब्ल्यूएच टाइप, इसके अनगिनत आंसर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ आप देखिए पहला मेरा यस नो वाला टाइप है। इसके अंदर देखो यदि मान लो से टू या सेज टू या सेड टू है तो हम लोग आस्क या आस्क कर देंगे। अब ध्यान देना जरूरी नहीं कि ये वर्ड लगाएं, हो सकता है इंटरोगेटिव वर्ड्स और बहुत सारे होते हैं, जैसे इंक्वायर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर इंक्वायर्ड वगैरह मैं सपनों का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ देखिए कंजक्शन, यदि आपका यस नो टाइप का है तो इफ या वेदर इन दोनों में से कोई भी एक कंजक्शन का यूज किया जाता है। लेकिन यदि वो आपका डब्ल्यूएच टाइप का है तो इफ या वेदर कंजक्शन ना आकर डब्ल्यूएच वर्ड खुद एक कंजक्शन की तरह काम करने लगता है ना। समझ में आ गया होगा। यदि आपका यस नो टाइप का सेंटेंस है, मेरा कंजक्शन के तौर पर मैं क्या यूज करूंगा इफ या वेदर, और यदि आपका वो डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है तो मैं डब्ल्यूएच वर्ड को ही कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल, वो कंजक्शन बन जाता है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस पहले अपने पढ़ाया असर्टिव, इंटेरोगेटिव और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस। We will divide imperative sentence in 3 parts. The first one is order type sentence. आपने देखा होगा ऑर्डर टाइप सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है, V1 के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा,
V1 के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑर्डर टाइप का सेंटेंस होगा। तो जब कभी भी हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बाकी का रूल जो भी है वो सेम रहेगा। और जहाँ से आपका इमीडिएट कॉमा के अंदर V1 के बाद ऑब्जेक्ट शुरू होता है वहाँ पे क्या रहेगा, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब रह जाएगी, या ऑर्डर या कमांडेड, और कंजक्शन आपका वहाँ क्या लग जाएगा, टू। उसके बाद क्या रहेगा आपका रिक्वेस्ट टाइप के अंदर, जहाँ अनुरोध किया जाता है, अनुरोध करने वाले सेंटेंस रिक्वेस्ट टाइप वाले कहलाते हैं। अनुरोध से पता कैसे चलेगा, प्लीज या काइंडली, जहाँ कहीं भी प्लीज या काइंडली वर्ड आ रहा है उसके बाद में V1 और ऑब्जेक्ट आता है तो वो रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंस होंगे। वहाँ पर क्या होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड आ जाता है, या रिक्वेस्टेड जैसे आएगा वहाँ कंजक्शन अपन टू लगा लेंगे। और कई बार हम लोग यदि यू आर रिक्वेस्टेड टू जो भी है, यदि ये ऑप्शन आता है तो हम लोग इन दोनों तरीके से बना सकते हैं। थर्ड वन क्या आएगा, निगेशन टाइप का, निगेटिव टाइप का सेंटेंस जो कि इंपेरेटिव का पार्ट है। एक तो अपन ने एसर्टिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव करा था और एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब पहचान क्या है, जहाँ कहीं भी डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, वो सारे के सारे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में आए। लेकिन एसर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है, जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ, वह खाना नहीं खा रही थी, ये सारे के सारे एसर्टिव के नेगेटिव पार्ट। जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इसकी अपन बात करें तो डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखिए इसके दो तरीके से बनेगा आपका। आप यदि मान लो उस केस में आपका डोंट हट जाएगा, वहाँ पर यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो फिर अपने को नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ यदि आप मान लो जैसे फॉरवर्ड न लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड लगा रहे हैं तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन के अंदर नॉट टू लगाना पड़ेगा। मीन्स दोनों तरीकों से बना सकते हैं, दोनों की मीनिंग एक ही रहेगी। क्लियर हो गया ना। जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें, डोंट भी हटा दीजिए, प्लीज या काइंडली, ये सारे शब्द वहाँ पर हट जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस मान जो होते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर किसी के लिए दुआ प्रार्थना की जाती है या किसी को विश किया जाता है, वो सारे के सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या आपने देखा होगा आपका जो भी रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसको हम लोग विश या प्रे या विश या प्रे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कंजक्शन की अपन बात करें तो दैट यूज होगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी मैंने नीचे लिखा, आप ध्यान देना। कई बार ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस जैसे द स्टूडेंट says to teacher good morning। स्टूडेंट सेड टीचर गुड मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए आप ध्यान देना, यहाँ मुझे कंजक्शन दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट विश्ड टीचर गुड मॉर्निंग से ना, या स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट टोल्ड टीचर रेस्पेक्टिवली गुड मॉर्निंग से हो सकता है, ठीक है ना। तो सेड टू को अपन लोग इसमें कन्वर्ट कर देंगे विश्ड, इस तरीके से। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है आपका, जैसे मदर सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, तो उस केस के अंदर क्या रहेगा, पेड भी आ सकता है, विश्ड भी आ सकता है, ब्लेस्ड भी आ सकता है ना, ब्लेस्ड भी लिखा जा सकता है और वहाँ पे कंजक्शन आपका दैट है। उसके बाद आपका एक्सक्लेमेटरी टाइप के सेंटेंस जो भी रहते हैं उसके अंदर देखिए लास्ट पे याओ वाओ वाटर, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इन वर्ड के अकॉर्डिंग अपने को समझना है। यदि मान लो दुख भरी बात हो तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है, यदि मान लो खुशी की बात हो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है, और यदि मान लो सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखना है। तीन कंडीशन को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर दिखाते हैं और वहाँ पे वापस आपका कंजक्शन डेट लग जाएगा। लेट्स टाइप के जो सेंटेंस रहते हैं वहाँ पर हम लोग चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या लिखेंगे, सजेस्टेड, और उसके बाद कंजक्शन जो भी रहेगा वो दैट ही रहेगा। वाई हम कुछ शामिल है तो भी, और कोई अन्य थर्ड पर्सन शामिल है तो वहाँ पर दे लिखेंगे, और उसके बाद शुड आ जाएगा, और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होकर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर सजेस्टेड और उसके बाद दैट बी या दे शुड प्लस जो भी वर्ब है वो और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग
इस लेवल के द्वारा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कौन कौन से चेंज होंगे और कौन सा एप्रोप्रिएट कंजक्शन रहेगा, वो सारी चीज़ें। यदि हम लोग इसको समराइज करें तो ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर दैट लगता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर टू लगता है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या लग जाएगा, इफ या बेटर या डब्ल्यूएच खुद बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 से 4 तरह के कंजक्शन लगते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।